हेडलाइन में आपका स्वागत है, वो मंच जहां हम आजकल की खबरों और कुछ उलझे हुए विषयों पर बात करते हैं और कोशिश करते हैं उन्हें आपके लिए आसान बनाने की। मैं हूं शशि। और मैं किरण। और आज हम एक ऐसे मैदान में उतर रहे हैं जहां पिछले कुछ सालों में सतह पे तो काफी कुछ बदला है, लेकिन शायद गहराई में देखें तो कई सवाल अब भी वैसे ही हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय खेल पत्रकारिता और कमेंट्री की दुनिया में महिलाओं के सफर की। बिल्कुल। देखिए, एक तरफ तो हमारी महिला खिलाड़ी मैदान पर कमाल कर रही हैं, है ना, दुनिया भर में नाम कमा रही हैं, मेडल ला रही हैं। सही बात है। पर सवाल ये उठता है कि क्या मैदान के बाहर भी वही माहौल है? माइक के पीछे, न्यूज रूम में, क्या उन्हें वो जगह, वो सम्मान, वो बराबरी मिल पाई? ये एक जरूरी सवाल है। पिछले कुछ दशकों में आवाज कितनी मजबूत हुई है और किन मुश्किलों से गुजरकर वो आगे बढ़ी हैं। आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस जटिल विषय को थोड़ा खोलकर आसानी से आपके सामने रखें। हाँ शशि, बिल्कुल। आज की इस चर्चा में हम यही देखेंगे, अलग अलग जगहों से मिली जानकारी के आधार पर, कि कैसे आप देखिए चंद्रा नायडू जी जैसी जो पहली महिलाएं थीं, उनसे लेकर आज की जो पीढ़ी है कमेंटेटरों की, पत्रकारों की, कैसे उन्होंने इस फील्ड में, जिसे अक्सर पुरुषों का गढ़ माना जाता रहा है, अपनी जगह बनाई है। सही। लेकिन सिर्फ उनकी कामयाबी की बात नहीं करेंगे, वो जो मुश्किलें हैं, जो दिखती हैं, जो नहीं दिखती, उन पर भी बात करेंगे। हाँ, वो जानना भी जरूरी है। और ये भी देखेंगे कि खेल को कवर करने का जो तरीका है या पूरा जो माहौल है खेल मीडिया का, उस पर महिलाओं के आने से क्या असर पड़ा है, क्या फर्क आया है। ये सिर्फ कुछ लोगों की कहानी नहीं है, ये एक बड़े बदलाव की कहानी है। हाँ, और बदलाव की बात करें तो कुछ आंकड़े तो हैं जो इशारा करते हैं। एक आउटलुक पत्रिका का लेख है, वो बताता है कि पिछले करीब 20 सालों में खेल पत्रकारिता में, और खासकर टीवी पर जो स्पोर्ट्स प्रेजेंटर्स हैं, प्रेजेंटेशन में, उनमें महिलाओं की संख्या बढ़ी है, काफी बढ़ी है। पहले जहां शायद गिनी चुनी महिलाएं थीं, आज वो ज्यादा नजर आती हैं, टीवी पर तो खास तौर पर। निश्चित रूप से। और इसका एक बड़ा कारण मुझे लगता है मैदान पर हमारी महिला खिलाड़ियों की जो जबरदस्त सफलता है, वो भी है। हाँ, ये तो है। सोचिए ना, जब हमारी अंडर 19 टीम T20 वर्ल्ड कप जीतती है या ओलंपिक में मेडल आते हैं, तो उसका असर सिर्फ खेल देखने वालों तक नहीं रहता। ये जो जीत है, ये जो रोल मॉडल बनी है लड़कियां, इन्होंने कहीं ना कहीं एक पूरी पीढ़ी को हिम्मत दी है। सही कह रही हैं आप। उन्हें ये भरोसा दिलाया है कि हाँ, वो भी खेल से जुड़े किसी भी काम में, चाहे खेलना हो, लिखना हो, बोलना हो, अपनी पहचान बना सकती हैं, अपनी आवाज उठा सकती हैं। चलिए इसी सफर की बात करते हैं, उन महिलाओं की जिन्होंने ये रास्ता बनाया, सबसे पहले जिन्होंने हिम्मत दिखाई। बिल्कुल, और इस कड़ी में एक नाम तो सबसे पहले और बहुत सम्मान के साथ लेना होगा, स्वर्गीय चंद्रा नायडू जी का। हाँ, पहली महिला कमेंटेटर। जी हाँ, भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर। जागरण में एक लेख छपा था, उससे काफी जानकारी मिलती है। और दिलचस्प बात ये कि वो महान कर्नल C.K. नायडू की बेटी थी, भारत के पहले टेस्ट कप्तान। जी, लेकिन उन्होंने कमेंट्री में अपनी एक बिल्कुल अलग, अपनी एक मजबूत पहचान बनाई। और उनकी कहानी और भी रोचक है। वो इंदौर के एक सरकारी कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाती थी, प्रोफेसर थी। अरे वाह, अंग्रेजी की प्रोफेसर और क्रिकेट कमेंट्री, वो भी हिंदी में, ये तो कमाल है। यकीनन। और कहते हैं हिंदी पर उनकी पकड़ इतनी शानदार थी कि लोग सुनते रह जाते थे। उन्होंने सिर्फ कमेंट्री नहीं की, बल्कि सुशील दोशी जी, जो खुद इतने बड़े कमेंटेटर हैं, वो याद करते हैं कि चंद्रा जी ने शुरुआती दिनों में उन्हें और कई नए लड़कों को बहुत हौसला दिया। अच्छा? हाँ, सुशील दोशी जी बताते हैं कि चंद्रा जी ने अपनी पहली नेशनल लेवल की कमेंट्री उन्हीं के साथ इंदौर के नेहरू स्टेडियम में की थी। और वो सिर्फ माइक के पीछे की आवाज नहीं थी। अच्छा, और क्या करती थी? 1950s-60s का दौर सोचिए, जब लड़कियों का क्रिकेट खेलना आम नहीं था। वो खुद क्रिकेट खेलती थीं जी। और उन्होंने मध्य प्रदेश में महिला क्रिकेट को आगे बढ़ाने में बहुत काम किया। उस जमाने में? हाँ, कल्पना कीजिए, उस दौर में लड़कियां अक्सर सलवार कमीज में क्रिकेट खेलती थीं। जी। और एक और बात, किसी अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड बनाम भारत था इंदौर में, उसमें कमेंट्री करने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस समय। वाकई अविस्मरणीय योगदान है उनका। हाँ। अप्रैल 2021 में उनका निधन हुआ, 88 की उम्र में। हाँ। लेकिन वो जो रास्ता बना गई, वो हमेशा याद रहेगा। बिल्कुल। और उनके बाद भी, जैसा आउटलुक के लेख में मयंती लंगर बताती हैं, मंदिरा बेदी जैसी और भी महिलाएं आईं जिन्होंने इस सफर को बढ़ाया। हाँ। मयंती कहती भी हैं कि मंदिरा जैसी महिलाओं ने काफी आलोचना सही। हाँ, सही। लेकिन उन्होंने दूसरों के लिए दरवाजे खोले। हाँ। एक तरह से रास्ता बनाया। हाँ, इन शुरुआती महिलाओं ने मुश्किल रास्ते पर पहला कदम रखा, ये तो सच है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाद में आने वालों के लिए सब आसान हो गया।
चुनौतियां तब भी थीं और अफसोस की बात है कि कई मुश्किलें तो आज भी वैसी हैं। शायद रूप बदल गया उनका। और शायद सबसे बड़ी चुनौती जो लगातार बनी हुई है वो है उनकी काबिलियत पर, उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाना। बिल्कुल। आउटलुक के उसी लेख में एनडीटीवी की स्पोर्ट्स एडिटर हैं रिका रॉय, वो अपना तजुर्बा बताती हैं। कहती हैं कि जब उन्होंने करीब 21 साल पहले शुरू किया था, तब मुश्किल से 3-4 महिलाएं थी जो मेन स्ट्रीम में स्पोर्ट्स कवर कर रही थी। हाँ, बहुत कम। आज ये संख्या बढ़कर करीब 10 हो गई है। चलो कुछ तो प्रगति है, लेकिन पुरुषों के मुकाबले तो अब भी बहुत कम है ये। और सिर्फ गिनती की बात नहीं है, मौके मिलने में भी बराबरी अभी बहुत दूर है। वो एक कड़वी बात कहती हैं कि कई बार तो न्यूज़ रूम में ही हौसला तोड़ने की कोशिश होती है। सीधे पूछ लिया जाता है, तुम स्पोर्ट्स कवर करोगे, तुम्हें खेल के बारे में पता भी क्या है? ओह, ये सुनना तो बहुत मुश्किल होता होगा। और ये सवाल, जैसा आपने कहा, शायद उनकी जानकारी पर नहीं, उनके महिला होने पर होता है। एग्जैक्टली। एक छिपा हुआ पूर्वाग्रह कि भाई खेल तो मर्दों का काम है, औरतें क्या समझेंगी इसकी बारीकियां। ये सोच बदलना ही सबसे मुश्किल है। इसी पूर्वाग्रह की बात ESPN और क्रिकइन्फो की सीनियर एडिटर शारदा उग्रा भी करती हैं। वो तो 1987 से इस फील्ड में हैं। हाँ, बहुत लंबा अनुभव है उनका। वो बताती हैं आउटलुक में कि शुरू के दिनों में अगर किसी महिला पत्रकार से कोई फैक्ट की गलती हो जाए, हाँ, तो उसे बरसों तक याद रखा जाता था, मानो वो उसकी नाकाबिलियत का सबूत हो। जबकि उनके पुरुष साथी अगर वही या उससे बड़ी गलती करें तो चलो ठीक है, हो गया, आगे बढ़ो। ओहो, ये तो दोहरा मापदंड हुआ। बिल्कुल। उनसे उनकी टेक्निकल समझ पर लगातार सवाल पूछे जाते थे, जैसे उनसे उम्मीद ही नहीं की जाती थी कि वो खेल की रणनीति या तकनीक पर गहराई से बात कर सकती हैं। उन्हें ये सब अनसुना करके बस अपने काम पर फोकस करके आगे बढ़ना पड़ा। सोचिए, रोज कितना दिमागी बोझ झेलना पड़ता होगा ये साबित करने के लिए कि आप यहाँ सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि आप एक महिला हैं, बल्कि इसलिए कि आप काबिल हैं, आप एक्सपर्ट हैं। सही बात है। शारदा उग्रा मानती हैं कि हाँ, वक्त बदला है, हालात कुछ बेहतर हुए हैं। आज करीब 60 महिलाएं हैं जो स्पोर्ट्स कवर कर रही हैं या टीवी पर प्रेजेंटर हैं। लेकिन वो ये भी कहती हैं कि इनमें से ज्यादातर टीवी पर हैं और मुख्य रूप से अंग्रेजी में काम कर रही हैं। अच्छा, ये भी एक पॉइंट है। हाँ, प्रिंट मीडिया में या रीजनल भाषाओं में महिला खेल पत्रकारों की संख्या अभी भी बहुत कम है। तो एक तरफ संख्या बड़ी है, विजिबिलिटी बड़ी है, लेकिन वो विश्वसनीयता वाला सवाल और पूर्वाग्रह वो अब भी बना हुआ है। और ये सिर्फ काबिलियत पर शक तक ही सीमित नहीं है ना? एक और गंभीर मसला है ऑब्जेक्टिफिकेशन, यानी वस्तुकरण। बिल्कुल। और आउटलुक का लेख इस मुद्दे को बहुत जोर देकर उठाता है। लेख कहता है कि एक तो उनकी विशेषज्ञता, उनकी प्रतिभा पर सवाल उठाते हैं, और दूसरी तरफ उन्हें अक्सर सिर्फ आई कैंडी, मतलब देखने में सुंदर लगने वाली चीज मान लिया जाता है। अच्छा। उनके काम से ज्यादा ध्यान उनके लुक्स पर, उनके कपड़ों पर दिया जाता है। मतलब वो कैसी रिपोर्टिंग कर रही हैं या कैसी कमेंट्री कर रही हैं, उससे ज्यादा चर्चा इस बात की कि वो कैसी दिख रही हैं। दुर्भाग्य से, हाँ। लेख इशारा करता है कि जैसे जैसे खेलों का बाजार बड़ा है, पैसा बड़ा है और टीवी पर उसे ज्यादा ग्लैमरस बनाने की होड़ बढ़ी है, हाँ वो तो है, वैसे वैसे महिला एथलीटों का और खासकर महिला प्रेजेंटर्स का वस्तुकरण भी बढ़ा है। उन्हें कई बार बस शो में ग्लैमर जोड़ने का एक तरीका मान लिया जाता है। लेख में सुसैन के कहन नाम की एक स्कॉलर के काम का जिक्र भी है, जो बताती हैं कि इतिहास में जब भी महिलाएं पुरुषों के माने जाने वाले क्षेत्रों जैसे खेल में कदम रखा है, तो उसे मर्दों के दबदबे के लिए एक चुनौती की तरह देखा गया है। शायद ये वस्तुकरण उसी रिएक्शन का एक हिस्सा है। और ये बात और साफ हो जाती है जब हम मयंती लैंगर के अनुभव देखते हैं, जो आउटलुक लेख में है। वो इसी वस्तुकरण और बेवजह की तुलना का शिकार होने की बात करती हैं। हाँ, उन्होंने काफी खुलकर बोला है इस पर। वो बताती हैं कि जब वो आईं तो उन्हें लगातार मंदिरा बेदी से तोला जाता था, शक्ल, कपड़े, शादी किससे हुई, इन सब चीजों पर। मीडिया में हेडलाइन बनती थी, मंदिरा को भूलो, अब मयंती का जमाना है। और ये तुलना वो खुद नहीं कर रही थी, मीडिया कर रहा था। ये कितना गलत है। बिल्कुल। मयंती मानती हैं कि हाँ, टीवी एक विजुअल मीडियम है, इसमें शक नहीं, लेकिन यहाँ महिलाओं को उनके लुक्स पर पुरुषों के मुकाबले कहीं ज्यादा सख्ती से और अक्सर गलत तरीके से जज किया जाता है। वो बताती हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान जैसे बड़े मैच होस्ट किए, दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज पैनल में थे, लेकिन चर्चा उनके काम की कम और इस बात की ज्यादा हुई कि उन्होंने क्या पहना था, उनकी हील्स कितनी ऊंची थीं। क्या किसी पुरुष होस्ट के कपड़ों या जूतों पर इतने लेख लिखे जाते हैं? शायद नहीं। शायद बिल्कुल नहीं। ये तो वाकई परेशान करने वाली बात है। और सिर्फ मीडिया ने ही नहीं गिरा,
ऑनलाइन ट्रोलिंग का भी वो जबरदस्त शिकार हुई। ओह हाँ, वो तो आजकल एक और बड़ी समस्या है। कभी उनके कपड़ों पर गंदे कमेंट्स, तो कभी उनके पति क्रिकेटर स्टुअर्ट बिन्नी अगर मैदान पर अच्छा नहीं खेले तो उसके लिए उन्हें निशाना बनाया गया। मतलब एक प्रोफेशनल औरत को उसके काम के बजाय इन बाहरी चीजों के लिए जिम्मेदार ठहराना कहाँ तक सही है ये? बिल्कुल सही नहीं है। ये दिखाता है कि समाज का एक बड़ा हिस्सा अभी भी प्रोफेशनल महिलाओं को, खासकर जो पब्लिक लाइफ में है, उन्हें एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति की तरह नहीं देखता। उन्हें किसी की पत्नी, बेटी या बस एक शरीर की तरह देखता है। ये सोच बदलनी बहुत जरूरी है। तो हमने विश्वसनीयता पर सवाल और वस्तुकरण, इन चुनौतियों की बात की। लेकिन एक और पहलू है जो शायद उतना सामने न दिखे, पर उसका असर बहुत गहरा है। वो है महिला खिलाड़ियों और महिला खेलों की कवरेज में कमी, एक तरह की अनदेखी। हाँ, और ये एक बहुत बहुत जरूरी और चिंता वाला आंकड़ा है जिसे आउटलुक लेख सामने लाता है। लेख के मुताबिक जितना भी स्पोर्ट्स मीडिया कवरेज होता है, उसका सिर्फ लगभग 4% हिस्सा ही महिला खेलों को मिलता है। सिर्फ 4%? हाँ, सोचिए, सिर्फ 4%। ये आंकड़ा ही अपने आप में पूरी कहानी कह देता है कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं और हम महिला खिलाड़ियों की कामयाबियों को कितना महत्व देते हैं। और जैसा लेख में बताया गया है, ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया में ऐसा ही है। बिल्कुल, ये एक ग्लोबल ट्रेंड है। लेख में कुछ इंटरनेशनल स्टडीज का भी जिक्र है। जैसे 2013 में नीलैंड और हॉकी ने 22 देशों के 80 अखबारों पर एक स्टडी की और पाया कि महिला स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के इस लिखे लेख सिर्फ 8% थे। सिर्फ 8%? हाँ, इसी तरह 2016 में फ्रैंक्स और ओनील की स्टडी ने भी खेल मीडिया में महिला पत्रकारों की लगभग अदृश्यता या इनविजिबिलिटी की बात कही। एक स्टडी तो खेल पत्रकारिता को सबसे ज्यादा मर्दाना पत्रकारिता यूनिवर्स में से एक तक कहती है। और दुख की बात यह है, जैसा लेख कहता है, कि बाहर तो इस पर रिसर्च हो रहा है, भारत में इस मुद्दे पर कोई ठोस डेटा, कोई आंकड़े हैं ही नहीं। हाँ, ये एक बड़ी कमी है। हमें ठीक से पता ही नहीं है कि अलग-अलग भाषाओं के मीडिया में, प्रिंट में, टीवी में कितनी महिला खेल पत्रकार काम कर रही हैं, उन्हें कैसे मौके मिल रहे हैं या महिला खेलों को कितना कवरेज मिल रहा है। जब तक सही आंकड़े नहीं होंगे, तब तक प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा लगाना और उसका हल निकालना मुश्किल है। तो अगर हम इसे थोड़ा बड़े कैनवस पर देखें, कवरेज की कमी, महिला पत्रकारों की कमी, इसका असर इस पर भी तो पड़ता होगा कि खेल की कहानियां कैसे कही जाती हैं, किस नजरिए से। बिल्कुल, यहीं पर महिला नजरिए का महत्व सामने आता है। हाँ, इसी बात पर जोर देती हैं अदिति चौहान। वो खुद इंटरनेशनल फुटबॉलर रही हैं और अब कमेंटेटर भी हैं। अच्छा, फुटबॉलर से कमेंटेटर। जी, आउटलुक लेख में उनके विचार हैं। अदिति मानती हैं कि खेल मीडिया में अभी भी काफी महिला पत्रकार और कमेंटेटर नहीं है और हमें खेल को समझने और बताने के लिए अलग-अलग तरह के नजरियों की बहुत जरूरत है। उनका मेन तर्क क्या है इसके पीछे? क्यों जरूरी है महिला नजरिया? अदिति का मानना है कि खासकर महिला एथलीटों के जो संघर्ष हैं, उनकी चुनौतियां हैं, उनका जो सफर है, उसे समझने के लिए ऐसी महिलाओं का मीडिया में होना जरूरी है जो या तो खुद उस दौर से गुजरी हों या उसे करीब से समझती हों। वो कहती हैं कि एक औरत के लिए इस मर्दों वाली फील्ड में अपनी आवाज बनाना, अपनी जगह पक्की करना, उसमें एक्स्ट्रा हिम्मत और एनर्जी लगती है। हाँ, ये तो लगता ही होगा। उन्हें आज भी कई बार अपने पुरुष साथियों से अलग बर्ताव झेलना पड़ता है। उन्हें बार बार ये साबित करना पड़ता है कि भाई हम यहाँ सिर्फ ग्लैमर या कोटा पूरा करने नहीं आए हैं, हम एक्सपर्ट हैं, हमारे पास ज्ञान है, अनुभव है। सही बात। अदिति जोर देती हैं कि महिलाओं को खेल की दुनिया में सिर्फ खिलाड़ी या प्रेजेंटर ही नहीं, बल्कि एक्सपर्ट, एनालिस्ट, टेक्निकली साउंड, मैनेजमेंट में, इन सब भूमिकाओं में भी दिखाने की जरूरत है। और कमेंट्री बॉक्स में महिलाओं की आवाजें होना न सिर्फ जरूरी है, बल्कि इससे खेल का अनुभव और बेहतर होता है। मतलब ये सिर्फ गिनती बढ़ाने की बात नहीं है, ये एक अलग, ज्यादा संवेदनशील, शायद ज्यादा बैलेंस्ड नजरिया लाने की भी बात है। क्या कोई रिसर्च भी है इस पर? हाँ, कुछ रिसर्च इस तरफ इशारा करते हैं। आउटलुक लेख में आर्मस्ट्रॉन्ग की 2004 की एक स्टडी का जिक्र है जो बताती है कि अगर किसी खेल रिपोर्ट की राइटर महिला हो तो उस कहानी में महिला एथलीट के शामिल होने की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा, यानी महिला पत्रकार अक्सर महिला खिलाड़ियों की कहानियों को सामने लाने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाती हैं
और एक 2013 की समीक्षा का भी जिक्र है जिसमें पाया गया कि पुरुष कमेंटेटर अक्सर महिला एथलीटों की बात करते हुए उनकी भावनाओं पर ज़्यादा फोकस करते हैं, उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ या एथलेटिसिज्म को कम करके आंकते हैं और कभी-कभी मैदान के बाहर उनके शरीर का यौनीकरण भी करते हैं। तो उम्मीद है कि कमेंट्री और एनालिसिस में एक मजबूत जानकारी रखने वाली महिला का नजरिया इस तरह की जो घिसी पिटी और पक्षपाती बातें हैं उन्हें चुनौती दे सकता है, उन्हें बदल सकता है। तो मतलब क्या निकलता है इन सब बातों का? अगर हम आज के इस पूरी बातचीत को समेटें तो क्या तस्वीर दिखती है? तस्वीर देखिए मिली जुली है, उम्मीद भी है और चुनौती भी। एक तरफ हमने देखा कि चंद्रा नायडू जी जैसी जो राह दिखाने वाली थीं, उनसे लेकर आज की मयंती लैंगर, अदिति चौहान और न जाने कितनी और महिला पत्रकार और प्रेजेंटर। भारतीय खेल मीडिया में महिलाओं ने एक लंबा सफर तय किया है। उनकी संख्या बढ़ी है, वो ज्यादा दिख रही हैं, उनकी आवाज अब पहले से ज्यादा सुनी जा रही है। ये अच्छी बात है, इसका स्वागत होना चाहिए। हाँ, ये प्रगति तो हुई है, सराहनीय है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। बिल्कुल, जिसे अनदेखा नहीं कर सकते। जैसा हमने अलग अलग अनुभवों और रिपोर्टों से देखा, चुनौतियां अभी भी बहुत गंभीर हैं, असली हैं। अपनी काबिलियत साबित करने का लगातार दबाव, वस्तुकरण का सामना करना, महिला खेलों और महिला पत्रकारों को कवरेज में भारी असमानता मिलना, और वो जो जेंडर बायस है, लैंगिक पूर्वाग्रह जो बहुत गहराई तक बैठा हुआ है। सही। ये सब वो रुकावटें हैं जो आज भी रास्ते में खड़ी हैं। और जैसा शारदा उग्रा ने भी कहा, ये प्रॉब्लम हिंदी और दूसरी रीजनल भाषाओं के मीडिया में शायद और भी ज्यादा है, जहां महिला खेल पत्रकारों की मौजूदगी अभी भी बहुत कम है। और अगर हम थोड़ा और सोचें तो क्या ये सिर्फ खेल मीडिया का ही मसला है या ये कहीं और भी जुड़ता है? निश्चित रूप से ये सिर्फ खेल मीडिया तक ही नहीं है। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या ये हमारे समाज में जो लैंगिक समानता की लड़ाई चल रही है उसी का एक आईना नहीं है? हाँ, हो सकता है। खेल मीडिया कोई अलग टापू तो है नहीं, वो उसी समाज का हिस्सा है जिसमें हम रहते हैं। इसलिए महिलाओं की विशेषज्ञता को पहचानना, उन्हें उनके ज्ञान और स्किल के आधार पर आंकना, न कि सिर्फ उनकी मौजूदगी, उनके लुक्स या उनके जेंडर के आधार पर। ये सिर्फ खेल मीडिया को बेहतर बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि एक ज्यादा इंसाफ वाला, ज्यादा बराबरी वाला समाज बनाने के लिए भी जरूरी है। जब तक हम काबिलियत को जेंडर के चश्मे से देखना बंद नहीं करेंगे, तब तक सच्ची बराबरी लाना बहुत मुश्किल है। तो जाते जाते हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। हम सब अपने अपने लेवल पर और मिलकर ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे ये पक्का हो कि खेल मीडिया में महिलाओं की आवाज़ों को सिर्फ सुना ही ना जाए, बल्कि उनके ज्ञान, उनकी विशेषज्ञता, उनके नज़रिए के लिए महत्व भी दिया जाए। कैसे हम इस फील्ड को और ज़्यादा समावेशी, विविध और सच में बराबर बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है और इस पर बातचीत, कोशिशें जारी रखने की ज़रूरत है। इस गहरी और ज़रूरी चर्चा में हमारे साथ रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि भारतीय खेल पत्रकारिता और कमेंट्री में महिलाओं के सफ़र, उनकी कामयाबियों और उनके सामने जो चुनौतियां हैं, उन्हें समझने में आपको कुछ मदद मिली होगी। हेडलाइन का यही प्रयास है, मुश्किल विषयों को आसान बनाना। अगर आप भविष्य में ये ऐसे ही दूसरे विषयों पर विस्तार से और निष्पक्ष विश्लेषण सुनना चाहते हैं तो हेडलाइन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें सोशल मीडिया पर या हमारी वेबसाइट के जरिए आगे के विश्लेषण के लिए विषय भी सुझा सकते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।